वर्ष 2023 एक छोटे से शहर श्यामनगर में वहां एक पुराना मानसिक अस्पताल था जो अब बंद हो चुका था। लेकिन उस अस्पताल के बारे में एक अजीब सी अफवाह थी कि उस अस्पताल में एक मरीज था। लोग कहते हैं कि वो एक वैम्पायर था जो लोगों को खा जाता था। उसने अस्पताल के बहुत से मासूम लोगों को मार डाला। डर के मारे अस्पताल को बंद कर दिया गया। लोग उसे श्यामनगर का अभिशाप कहते थे। एक रात एक युवा पत्रकार रोहन ने उस अस्पताल में जाने का फैसला किया। वो उस अफवाह की सच्चाई जानना चाहता था और उसकी सच्चाई पर आधारित एक आर्टिकल लिखना चाहता था। लेकिन उसने सुना था कि जो कोई भी उस अस्पताल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी उसने वहां जाने का मन बनाया। रोहन अस्पताल के अंदर गया और उसने एक अजीब सी गंध महसूस की। वो गंध बहुत ही बुरी थी, जैसे न जाने कितने लाशें वहां सालों से सड़ रही हों। उस भयानक बदबू से बचने के लिए रोहन ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। तभी रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज अस्पताल के एक कमरे से आ रही थी। रोहन ने उस कमरे में जाने का फैसला किया। रोहन आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोहन का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह आवाज किसी जानवर की तो नहीं हो सकती। रोहन कमरे के पास पहुंचा और उसने कमरे का दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने भयानक दृश्य देखा। कमरे में कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और एक राक्षस जैसा दिखने वाला प्राणी उन लाशों के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। उस प्राणी की आंखें लाल थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसे देखकर रोहन की रूह कांप गई। वो समझ गया था कि यही वो वैम्पायर है जिसके बारे में गांव में अफवाहें चलती आ रही थी। वो अब जान चुका था कि उसकी मौत अब उसके सामने खड़ी है। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया। रोहन अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी आवाज सुनकर कोई उसे बचाने आएगा। लेकिन उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। कोई उसे बचाने नहीं आया। वैम्पायर ने अपने नुकीले दांत रोहन की गर्दन में दे मारे। लेकिन तभी अचानक एक हाथ आया और रोहन को खींचते हुए दरवाजे से बाहर खींच लिया। दरवाजा झटके से बंद हो गया। वो हाथ जल्दी से रोहन को उस अस्पताल के बाहर खींचता हुआ ले गया। बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जब रोहन ने उसे देखा तो वो उसका कैमरामैन शशांक था। शशांक, तुम यहाँ, लेकिन तुमने मेरे साथ यहाँ आने से मना कर दिया था, तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ आने के लिए मना कर दूंगा तो तुम भी यहाँ नहीं आओगे। लेकिन जब नेहा ने मुझे बताया कि तुम मेरे बिना ही यहाँ आ गए तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जैसे शशांक रोहन को ये सब बता रहा था, तभी उसकी नजर रोहन के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। वैम्पायर ने जहां उसकी गर्दन में अपने दांतों को दे मारा था, वहां से खून रिसता हुआ नीचे गिरने लगा। शशांक का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो रोहन को देखकर बुरी तरह डर चुका था। तभी रोहन शशांक को देखकर भयानक तरह से मुस्कुराया। रोहन, तुम्हें ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? रोहन की आवाज बदलकर बहुत भयानक हो गई। वो अब एक वैम्पायर की तरह बोल रहा था। मैं अब तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अब उनमें से एक हूं। शशांक की आंखें फटी रह गई। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। वो वहां से थोड़ी दूर ही भाग पाया था कि तभी रोहन ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। शशांक ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन के दांत भी अब उस वैम्पायर की तरह नुकीले हो चुके थे। शशांक की आंखें फटी रह गई। वो रोहन को देखकर भयभीत हो गया। रोहन की आंखें अब लाल हो गई थी और उसका चेहरा भयानक हो गया था।
मेरा पहला शिकार होगे। शशांक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत दे मारे। शशांक की चीखें उसके मुंह में ही दबकर रह गई। शशांक का खून रोहन के मुंह पर गिरने लगा। रोहन शशांक के शरीर के मांस को नोच नोच कर खाने लगा। अब वहां पर सिर्फ शशांक का कंकाल बचा था। रोहन ने उसे जंगल की तरफ फेंक दिया। उसके पूरे कपड़े अब खून से सन चुके थे। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और वो अपने घर की तरफ चल दिया। रोहन ने अपने घर का दरवाजा खोला और सीधा अपने कमरे में जाकर नहाने चला गया। वो अपने कपड़ों को उतारने लगा और शीशे में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें अब भी लाल थी। रोहन ने शावर चालू किया और अपने आप को साफ करने लगा। अपने आप को साफ करने के बाद वो साफ कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गया। तभी उसके घर पर खाना बनाने वाली सीमा ताई ने बाहर से उसे आवाज लगाई। तू घर आ गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। चल बाहर आजा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाई है। ठीक है, आ रहा हूँ। वो भयानक तरीके से मुस्कुराया। वो बाहर आया और सीमा ताई के पीछे खड़ा हो गया। मुझे लगता है आज तू बहुत थक गया है। चल कोई नहीं, जल्दी से खाना खा ले, फिर आराम कर लेना। आजा, बैठ आजा। रोहन ने सीमा ताई की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या हुआ? आकर बैठ ना, मैंने तेरी प्लेट लगा दी है। रोहन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। सीमा ताई को कुछ अजीब लगा। वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी। जब उसने रोहन का चेहरा देखा तो उसकी जान हलक को आ गई। रोहन की आंखें लाल हो गई थी और उसके दांत नुकीले हो गए थे। सीमा ताई की सांसें रुक गई। वो रोहन को पहचान नहीं पाई। रोहन का चेहरा अब एक वैम्पायर जैसा हो चुका था। सीमा ताई ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि सीमा ताई कुछ कर पाती, रोहन ने उसकी गर्दन में भी अपने नुकीले दांतों को दे मारा और शशांक की तरह ही सीमा ताई के मांस को भी नोच नोच कर खा गया और उनकी बची कुची हड्डियों को बाहर कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया। तभी एक लड़का अपनी बाइक पर वहां से गुजर रहा था और कोई लोकेशन ढूंढ रहा था। रोहन बाहर खड़ा होकर उन कुत्तों को हड्डियां चबाते हुए देख रहा था। तभी वो लड़का एड्रेस पूछने के लिए रोहन के पास आया। भाई साहब, ये कौन सी कॉलोनी है? ये कॉलोनी नंबर 5 है। दरअसल मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो यही कहीं आसपास ही रहता है, लेकिन पहली बार आया हूँ तो मुझे ये एड्रेस मिल ही नहीं रहा। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ये उसका एड्रेस है। क्या आप जानते हैं कि उसका घर कहाँ है? अब उसका नाम राहुल है। राहुल? मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा पड़ोसी है। मैं तुम्हें उसके घर तक पहुंचा दूंगा। चलो मेरे साथ। ठीक है भैया, थैंक यू। वरना आज के टाइम में किसके पास दूसरे की मदद करने के लिए टाइम है। रोहन उस लड़के के साथ चलता हुआ उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। रोहन की आंखें लड़के को देखकर फिर से लाल होने लगी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा रास्ता है? हम आपके घर से काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक राहुल का घर नहीं आया। आपने तो कहा था कि वो आपके घर के पास ही रहता है। इस रास्ते पर तो मुझे कोई भी घर भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, बस थोड़ा रास्ता और बचा है। ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, लेकिन यही सबसे शॉर्टकट है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। बस थोड़ा और इंतजार करो। कुछ देर बाद वे दोनों एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए, जहां कोई भी नहीं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। उस गंध से उस लड़के का मन खराब होने लगा और उसने पेड़ के किनारे जाकर उल्टी कर दी। लेकिन वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस पेड़ के पास शशांक का कंकाल पड़ा हुआ था, जिस पर बचे हुए मांस से वहां पर सड़ी हुई बदबू आ रही थी।
और उसके कंकाल के ऊपर अनगिनत मक्खियां भिनभिना रही थी। वो लड़का बुरी तरह डर चुका था। वो समझ गया था कि रोहन उसे जानबूझकर उस सुनसान रास्ते पर लेकर आया है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी रोहन ने उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम अब मेरे साथ चलोगे। छोड़ो मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बनाऊंगा। रोहन की आंखें फिर से लाल हो गई और उसके दांत उसी तरह नुकीले हो गए। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चिल्लाओ चिल्लाओ, कितनी भी जोर से चिल्लाओ, लेकिन यहाँ पर कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम्हें अब मैं अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। रोहन ने उस लड़के की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। वो लड़के की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पर अपने तेज दांतों को दे मारा। लड़के की चीखें एक पल के लिए ही सुनाई दी, फिर वो बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। रोहन ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, बस थोड़ी देर और। तुम्हारा बदलाव होना शुरू हो गया है, जल्द ही तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रोहन ने लड़के को उसी हालत में छोड़ दिया और वहां से चला गया। वो जानता था कि लड़का जल्द ही उठेगा और उसी की तरह बन जाएगा। रोहन को खुशी थी कि उसने एक और शिकार को अपने परिवार में शामिल कर लिया है। लड़का वहीं बेहोश पड़ा था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उस रास्ते से गुजरी। कितनी ब्यूटीफुल हो यार तुम। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से नजरें हटाने का दिल ही नहीं करता। अपने दिल को जरा काबू में रखो। ओह माय गॉड, गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। अर्जुन ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। रागिनी को ऐसे देखकर वो भी घबरा गया। क्या हो गया? मुझे लगता है कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ देखो, वो लड़का, उसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी और रागिनी के साथ उस लड़के की ओर दौड़ा। लड़का वहीं बेहोश पड़ा था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। हे भगवान, ये तो बहुत गंभीर हालत में है। हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। देखो तो, इसका कितना खून ऑलरेडी बह चुका है। अब इसे गाड़ी में बिठाने में मेरी मदद करो। रागिनी ने अपना दुपट्टा लेकर लड़के की गर्दन पर लगा दिया और दोनों ने उसे गाड़ी की पिछली वाली सीट पर लिटा दिया। वो उसे गाड़ी में लिटाकर अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि तभी उस लड़के ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो गई और दांत वैम्पायर की तरह नुकीले हो गए। उसने कार के रियर मिरर में अर्जुन और रागिनी को एक अजीब सी नजर से देखा। तभी रागिनी को एहसास हुआ कि पीछे से शायद वो लड़का उन्हें बैठकर घूर रहा है। उसने कार के रियर मिरर में देखा तो उस लड़के की लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर उसकी होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसने अचानक से अपने दांतों को तेज कर दिया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, लड़के ने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में दे मारे। अर्जुन की चीखें हवा में गूंज गई। रागिनी ने कार का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे भी पकड़ लिया। रागिनी की बाह को पकड़कर उसे वापस खींच लिया और अपने दांतों से उसकी गर्दन पर वार किया। रागिनी की चीखें भी अर्जुन की चीखों के साथ मिलकर वहीं गुम हो गई। लड़का दोनों के मांस को नोच नोच कर खा गया, जैसे कि वो एक भूखा भेड़िया हो। पूरी कार के अंदर उन दोनों का खून फैल गया।
उसका पूरा चेहरा भी अर्जुन और रागिनी की खून से सन गया। थोड़ी देर बाद लड़का कार से बाहर निकला और वहां से चला गया, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। कार के अंदर अर्जुन और रागिनी के शव पड़े थे। उनके शरीर पर उसके नुकीले दांतों के निशान थे। सुबह जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने कार में उन दोनों के शव की ऐसी भयानक हालत देखी तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल जांच शुरू की, लेकिन उन दोनों के शवों की ऐसी हालत देखकर पुलिस भी हैरान थी। शव की इतनी बुरी हालत तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। लगता है किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया है। नहीं नायक, गाड़ी का दरवाजा और शीशे अंदर से बंद थे, तो किसी जंगली जानवर ने तो इन पर हमला नहीं किया है। लेकिन इनकी लाश की जैसी हालत है, उसे देखकर तो ये किसी इंसान का काम भी नहीं लगता। सर, कहीं ये उस वैम्पायर का काम तो नहीं? 10 साल पहले साल 2013 में भी कुछ ऐसे केस आए थे। सबका यही मानना था कि ये सब उस वैम्पायर ने ही किया है। अरे नायक, तुम कहाँ लोगों की बातों पर यकीन करते हो? लोग एक की सुनकर 4 लगाते हैं। तुम्हें यहाँ पर अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें इस मामले की जांच करनी है, ना कि पुरानी कहानियों पर ध्यान देना है। सर, लेकिन बस बहुत हो गया। तुम जाओ और इस मामले की जांच करो। मुझे इस केस की हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। लेकिन हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर के मन में भी एक शंका पैदा हो गई। क्या सचमुच ये उस वैम्पायर का काम था? लेकिन उसने अपने मन की शंका को दबा दिया और जांच पर ध्यान देने का फैसला किया। कुछ दिन बीत गए और शहर में ऐसी हत्याओं की तादाद बढ़ने लगी। हर दिन एक नई लाश मिलती और हर लाश की हालत पहले से भी ज्यादा भयानक होती। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था जो उन्हें हत्यारे तक पहुंचा सके। इंस्पेक्टर की टीम दिन रात जांच में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी और डर के मारे लोगों ने भी रात के समय अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। तभी एक रात जब शहर में सन्नाटा था, एक पुलिसकर्मी ने अचानक से एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति एक सुनसान गली में खड़ा था और उसकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी। पुलिसकर्मी ने तुरंत अपने रेडियो पर संदेश भेजा और अन्य पुलिसकर्मियों को बुला लिया। जैसे ही पुलिसकर्मी उस सुनसान गली में पहुंचे, उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। रोहन एक आदमी के शरीर पर झुका हुआ था और उसके नुकीले दांत उस आदमी के मांस को नोच रहे थे। पुलिसकर्मियों की आंखें फटी रह गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और रोहन पर तान दी। रोहन किसी भूखे भेड़िए की तरह उन पर झपट पड़ा। उन सब ने बड़ी मुश्किल से उससे अपना बचाव किया। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वो उन्हें धक्का देकर किसी जानवर की तरह वहां से भाग गया। लगता है ये वही वैम्पायर है जिसकी हमें तलाश थी। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा, वरना ये पूरे शहर में तबाही मचा देगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ और बोलता, तभी हवलदार ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तबाही तो अब मचेगी, क्योंकि वो अकेला नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? पुलिस वालों ने हवलदार नायक की ओर देखा तो उसकी गर्दन पर भी वैसे दांतों के निशान थे और उसकी गर्दन पूरी तरह खून से सन चुकी थी। वो उन्हें देखकर बहुत भयानक तरीके से मुस्कुराया, इससे पहले कि वे सभी कुछ कर पाते। सर, मेरे हस्बैंड 3 दिन से लापता है। मुझे डर है कि कहीं वो वैम्पायर तो उन्हें नहीं ले गया। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पिशाच।
एक समय की बात है, गांव में एक खुशहाल परिवार रहने आया था। परिवार में 4 लोग थे, जिनमें पिता कैलाश, माँ कोमल, बेटा चीकू और बेटी इमली। गांव वाले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना जाने जंगल के सभी पशु पक्षी एक एक करके कहाँ गायब होते जा रहे थे। इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के पास वाले जंगल के सभी जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं कोई शिकारी तो हमारे गांव में नहीं घुस आया। मुझे तो उस कैलाश पर शक है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कैलाश को कई बार रात को बहुत देर तक घर वापस आते हुए देखा है। उसके हाथ में कुछ रहता है और उसके घर के बाहर कोई रोशनी ना होने की वजह से मैं कभी ठीक से देख नहीं पाया कि उसके हाथ में वो क्या लेकर रोज घर से निकलता है। अरे भाई, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। कैलाश भाई और उनका परिवार तो बहुत अच्छे लोग हैं। फिर सभी गांव वाले वहां से अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। गांव वालों की ये सभी बातें कैलाश पीछे छुपकर खड़ा सुन रहा था। उसी रात में 2 लोग गांव से दूर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। कर ले यार जो काम करने। तू मुझे इतनी रात को यहाँ जंगल में करने के लिए लाया है? अरे भाई, मुझे रात में अकेले बाहर डर लगता है। मुझे तो पता है ना, इसलिए तो तुझे अपने साथ लाया हूँ यहाँ। लालू थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है। उमेश तब तक ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। ऐसा उसे लगता है, जिसे देखने के लिए वो उस पेड़ के करीब जाने लगता है। पेड़ के पीछे से चमकती हुई आंखों की लाल रंग की रोशनी आ रही थी, जिसे देख उमेश की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ क्या है? क्या हुआ उमेश? हम दोनों के अलावा और कौन होगा इतनी रात को इस सुनसान जंगल में? लालू, पेड़ की तरफ देख। पेड़ की तरफ क्या है भाई? ये मजाक का टाइम नहीं है। मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए तुझे अपने साथ लाया हूँ और यहाँ तू ही मुझे डरा रहा है। भूत! तभी लालू हिम्मत करके उस पेड़ की तरफ देखता है। अंधेरे में से धीरे धीरे एक परछाई रोशनी की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो परछाई पूरी रोशनी में आती है, दोनों उमेश और लालू के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। मानो दोनों के शरीर से किसी ने सारा खून ही निकाल लिया हो। उनके सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच था, जो बहुत खूंखार, बहुत ही डरावना होता है और उसका आकार भी बहुत ही विशाल था, जिसे देखकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भूत भूत भागो, भूत भूत भागो। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर पिशाच उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को उल्टा लटकाकर उड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब आएगा मजा। वो पिशाच उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। उसका घर एक डरावना और टूटी फूटी हवेली है, जिसमें जगह जगह जानवरों के कंकाल लटक रहे हैं। पूरे घर में अंधेरा होता है। कुछ इंसानों की हड्डियां भी लटक रही हैं। सामने एक बड़े बर्तन में खून खौल रहा है और उस पिशाच की पत्नी एक बड़े चाकू से कुछ सब्जियां काट रही होती है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों की जान मुंह में आ जाती है। भगवान बचा लो इन आदमखोरों से, बचा लो बचा लो। इसके बाद वो सभी पिशाच उन दोनों का खून पीने लगते हैं। पिशाच का पूरा परिवार उन दोनों के शरीर के अंगों को कच्चा ही खाने लगते हैं।
इसके बाद वो पिशाच रोज गांव में जाता और रोज एक ना एक इंसान को उठा लाता और उसका खून अपने परिवार के साथ पी जाता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब गांव में कुछ लोग ही रह गए थे। रात होते ही सब गांव वाले अपने घर में घुस जाते। पूरे गांव में जैसे मातम सा पसर गया था, जैसे गांव में कोई रहता ही ना हो। उस पिशाच का खौफ पूरे गांव में फैल चुका था। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। ये ऐसे तो वो पिशाच हम बचे हुए लोगों को भी खा जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैंने इस मामले में कुछ नहीं किया? मैंने भी उस पिशाच को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। जी, मेरे पास एक रास्ता। बोलो। पिशाच रात में सबसे ताकतवर होता है। रात को इनकी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों ना हम दिन में इन पर हमला करें, क्योंकि दिन में वो अपने इंसानी रूप में होते हैं और बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं। दिन में ये पिशाच मिलेगा कहाँ, ये तो बताओ। मैंने कल एक उस पिशाच का पीछा किया था और उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। आप सभी को ये बात जानकर विश्वास नहीं होगा कि वो सभी पिशाच हमारे गांव में रह रहा एक परिवार है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो लोग? वो वही परिवार है जो कुछ ही समय पहले हमारे गांव में रहने आए थे। कहीं तुम्हारा इशारा कैलाश और उसके परिवार पर तो नहीं है? जी, आप बिल्कुल सही समझे। सभी ये बात सुनते ही चौंक जाते हैं। इसका मतलब ये पिशाच अपने पूरे परिवार के साथ इंसानी रूप में हमारे ही बीच रहते हुए हमारे ही लोगों को मारे जा रहे हैं। पर अब हमें इन पिशाचों से मुक्ति कैसे मिलेगी? संजू उन्हें अपना प्लान बताता है। रात को संजू एक पेड़ पर बैठा होता है और पिशाच के आने का इंतजार करता है। कुछ ही देर में पिशाच वहां आ जाता है। गांव वाले भी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, पर जब गांव वाले उस पिशाच को देखते हैं तो उनकी सांस अटक जाती है। उनके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल जाती है। तभी संजू उस पे जानबूझकर पत्थर फेंकता है, जिससे पिशाच उसकी तरफ देखता है। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? तभी वो पिशाच उड़ता हुआ उस पेड़ पर पहुंच जाता है। पिशाच उसे अपने हाथ से उल्टा लटकाकर उड़ता हुआ अपनी हवेली की तरफ ले जाता है। गांव वाले भी उस पिशाच के पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो सब लोग भी उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। सब गांव वाले हवेली के अंदर आते हैं। अंदर सभी जगह अंधेरा होता है, जिससे लोगों को कुछ खास साफ दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देती है तो इंसानों के कंकाल, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। संजू गांव वालों को इशारा करता है। तब संजू के प्लान के अनुसार सभी गांव वाले हवेली के चारों तरफ आग लगा देते हैं और धीरे धीरे वो आग बढ़ने लगती है। पिशाच को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब आग और धुआं हवेली के एक तरफ से अंदर तक आ चुका था। पिशाच और उसके परिवार का सारा ध्यान खुद को उस आग से बचाने में लग जाता है। तभी मौका देखकर गांव वाले संजू को वहां से छुड़ाकर हवेली से बाहर निकाल लाते हैं। पिशाच और उसका पूरा परिवार आग में जलने लगते हैं। तभी वो सभी पिशाच खुद को बचने के लिए अपने अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। बचाओ बचाओ सरपंच जी, मैं कैलाश हूँ। मुझे और मेरे परिवार को इस आग से बाहर निकलवाइए, वरना हम सब जलकर मर जाएंगे। पर अब जब सभी गांव वालों को कैलाश और उसके परिवार का पिशाच होने का पहले से ही पता था, तो वो उसके झांसे में नहीं आते और कोई उनकी मदद ना करके बस उन्हें जलते हुए देखते रहते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो पिशाच अपने परिवार समेत आग में जलकर मर जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।